चलो भैया, कल हमने बात ध्वनि प्रदूषण की कर ली थी। कितने डेसिबल तक की ध्वनि जो है मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? 45 डेसिबल। तो वैसे कभी कभी ना, अगर वो स्पेस में पूछता है गैप लगा के, तो 40 से 60। अब 40 से 60 का मतलब हो गया कि 40 और 60 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 100, और 100 का एवरेज निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 50। तो 45-50 के आसपास। ठीक है। मैंने कल एक बात और बोली थी कि देखिए, जब आपको चीज़ें मेंस में लिखनी होती हैं तो आपके पास में कुछ डाटा होना जरूरी है। तो मैंने कल बोला था कि अगर ध्वनि प्रदूषण पर चीज़ें लिखनी होंगी, भाई ध्वनि प्रदूषण पर चीज़ें मेंस में लिखनी होंगी या किसी मुद्दे को आधार बना के लिखना होगा, तो ये डाटा जो है वहाँ पर काम आएगा। ठीक है। साउंड पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जिसका प्रभाव जो है हमारे कानों पर लंबे समय तक नहीं रहता। इस जब तक हम उस एरिया में रहते हैं, उस जोन में रहते हैं जहाँ साउंड पोल्यूशन है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो किस प्रकार के प्रदूषण का रहता है? रेडियो धर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक रहता है। ठीक है। देखिए, अब हमारा जो हेडिंग है, हेडिंग का नाम है समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण। मैंने बार बार बोला है कि जहाँ उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करें आप, या किस उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करें, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के कम से कम 10+ क्वेश्चन आने हैं। प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल बन जाते हैं, मेंस में भी आएंगे। अब वो जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो लगता हमें कि जैसे साइंस के क्वेश्चन है। अब उसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगा लीजिए, साइंस में लगा लीजिए, इन्वायरमेंट में लगा लीजिए, वो क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मान लो पूछा जाता, आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है ना, उसका क्वेश्चन आता है। अब अम्लीय वर्षा को आप केमिस्ट्री में लगा लें या फिर इन्वायरमेंट में लगा लें, तो वो इन्वायरमेंट में ही माना जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। चलिए, हमारा जो हेडिंग है वो है समुद्री प्रदूषण। ठीक है। तो जो महासागरों में, सागरों में प्रदूषण हुआ है उसको देखते हैं आज हम। तो पहले मैं समुद्र से संबंधित कुछ आपको संस्थाएं बताऊंगा। पहले भी हमने लिखी हैं, एक बार और चीज़ों को थोड़ा सा देख लेंगे। एक संस्था का नाम सब बच्चों को पता होगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। देखो, याद रखें, संस्थान एक्चुअल में हमने शुरू में कर लिए थे, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारियां खत्म थोड़ी हुई हैं। हम लोग क्या करेंगे, उन चीज़ों का रिवीजन भी करेंगे, और हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी बातें बढ़ा के लिखनी पड़े, तो उसको भी हम लिखेंगे। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो वो है बेटा पणजी में। कहाँ है? और पणजी कहाँ पड़ता बेटा? गोवा में। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हमारा पणजी में है, गोवा में है। 1966 में इसको बनाया गया था। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। देखो, संस्थान जरूर आते हैं, याद रख लें। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। एक क्वेश्चन पहले कराया है हमने, और बस यहाँ केवल लिखेंगे मात्र, केवल हम उसको। हाँ, राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र। अच्छा बताओ, आपने पढ़ा होगा तो ये कहाँ है? कहाँ है? जामनगर में। और जामनगर कहाँ है?
गुजरात में। ये गुजरात के जामनगर में है। और कब बना था ये, कब बना था, इसकी स्थापना भी मैंने बताई थी 2003 में। कब स्टेब्लिश हुआ था ये, 2003 में। ये बता दिया था आपको पहले। अच्छा बताओ, मैंने क्वेश्चन ऐसा भी बोला था कि भारत का प्रथम समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ बनाया गया है। भारत का प्रथम समुद्री जैव विविधता केंद्र यही तो है। भारत का पहला, ऐसी तो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये होता वन लाइनर नोट्स, आप बना कर चलिए शॉर्ट नोट्स। तो वो क्या है, वो क्या है, नेशनल पार्क है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं भाई, नेशनल पार्क हुआ नहीं हुआ, वो नेशनल पार्क है। ये रिसर्च है सेंटर है, ये केंद्र है। तो देखो मैंने बोला था कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, जामनगर गुजरात में 2003 में। और मैंने ये भी बोला था कि ये पहला ऐसा संस्थान है जो पीपीपी मॉडल पर बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है ये संस्थान हमारा। और मैंने ये भी बोला था कि इसका काम क्या है, जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है उसकी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना। समुद्र के तटीय इलाके जो होते हैं वहाँ जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको सुरक्षित करना। और राष्ट्रीय, हाँ समुद्री मतलब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला वो बनाया था कच्छ के रण में, कच्छ में बनाया गया था। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए एक बार फिर। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ है, जामनगर में, 2003 में बना था। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं, पीपीपी मॉडल पर बनने वाला पहला जैव विविधता केंद्र था ये, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दूसरा मैंने क्वेश्चन बोला था कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, जामनगर में। इसका काम क्या बोला था मैंने, काम बोला था कि समुद्र के जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ जो जैव विविधता होती है उसका संरक्षण करना। ये बात आ गई थी, ठीक है। और भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो उद्यान है, भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कच्छ का रण है। देखो क्या होता है कि आपको 25 तक का सफर तय करना है, तो चीज़ों को बार बार रिवीजन करो, अच्छा रिवीजन करो, ऐसा रिवीजन करके रखो अपना कि एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचो तो मैक्सिमम चीज़ आपको याद हो, कम से कम 80% कंटेंट आपको याद हो, उस पर पकड़ हो, तभी आप ना दाएं बाएं घूम के सवालों के जवाब दे पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखना है, एक रिसर्च सेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है दक्षिणी एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। दक्षिणी एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। अब देखो दक्षिणी एशियाई मतलब साउथ एशियन, सहकारी कोऑपरेटिव, पर्यावरण एनवायरनमेंट, कार्यक्रम प्रोग्राम। शॉर्टकट में क्या बोलोगे भाई, SACEP। कभी कभी ना शॉर्टकट नाम आ जाता है। अब इसके नाम से पहले आप देखिए कि ये साउथ एशिया का है। कहाँ का है, साउथ एशिया का है। इसको कब बनाया गया था, इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1900। इसका मुख्यालय कहाँ है,
तो बेटा इसका मुख्यालय है कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। कोलंबो जो है वो श्रीलंका में है, मतलब श्रीलंका की राजधानी है। एक और सवाल है, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? क्या तुम बता सकते हो? एक बात बताओ, जब भी दक्षिणी एशिया की बात होगी तो साउथ एशिया में 8 देश आते हैं जो सार्क के मेंबर हैं, ठीक है। तो कुल सदस्य कितने हैं इसमें? 8। 8 देश कौन कौन से होंगे भैया? 8 देश में एक अपना देश होगा भारत, भारत के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश। 3 तो यही हो गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक देश आएगा भूटान। भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है साउथ एशिया का। साउथ एशिया में दूसरा स्थल रुद्ध देश आता है नेपाल। क्या नेपाल की सीमाएं समुद्र से लगती हैं? तो वो भी लैंडलॉक है। एक आएगा देखिए श्रीलंका, साउथ एशिया में श्रीलंका आता है। एक आता है मालदीव, कौन सा आएगा? मालदीव। और एक देश बाद में जो साउथ एशिया में आया था, जुड़ा था सार्क में, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। तो साउथ एशिया में 3 देश जो हैं वो लैंडलॉक हैं, हाँ, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान ये लैंडलॉक कंट्रियां हैं, स्थल रुद्ध हैं। इनकी सीमाएं कभी कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती। अच्छा बताओ, जब ये संस्था है तो भाई इस संस्था का काम किससे संबंधित होगा बताइयो? पर्यावरण से। तो इसका काम होगा पर्यावरण का संवर्धन करना और उसका संरक्षण करना, और वो भी साउथ एशिया के लिए, है ना। इसलिए बोलते हैं एक देश की संस्था नहीं है, 8 देशों की संस्था है। तो इसे कहते हैं अंतर सरकारी संगठन, ठीक है। हाँ, तो देखो पहली बात, इसका काम क्या होगा इस संस्था का? तो इसका काम है बेटा पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना, ये इसका काम होगा। कैसी एजेंसी है या कैसा संगठन है? तो यह अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पीसीएस की जो भाषा है, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर बिहार पीसीएस हो या फिर वो यूपी पीसीएस हो, इसकी भाषा क्या है? वो पूछेगा कि बताइए दक्षिणी एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा मतलब सही नहीं है। अब स्टेटमेंट बनाएगा। पहले स्टेटमेंट में लिखा उसने यह एक अंतर सरकारी संगठन है, दूसरे में लिखा इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तीसरे में लिखा यह पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है, चौथे में उसने लिखा, चौथे ऑप्शन में लिखा इसमें 7 देश हैं, इसमें 7 देश हैं। अब क्या है कि अगर तुमने एक बात भी अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन आपका मिस हो गया फिर, है ना। हो सकता है फिर आप कुछ भी आंसर लगा सकते हैं। तो पीसीएस की जो भाषा है वो वनडे एग्जाम से कहीं अलग है, क्योंकि ये टेस्ट एग्जाम है। क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं ना 3, कोई भी खेल लेगा 20-20, बल्ला ही तो घुमाना है ना। अगर बैट के सही हिस्से में बॉल लग गई तो बाउंड्री के बाहर ही जानी है, नहीं लगी तो स्टंप में लग जाएगी, नहीं लगी तो है ना आउट हो जाएंगे, और क्या होगा। और 2020 के क्रिकेट में आपको 10-5 बॉलें तो खेलनी होती हैं, बोलो। तो 2020 कोई क्रिकेट नहीं है, 2020 क्रिकेट का सबसे बड़ा तुक्का लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि जिसका बल्ला जिस दिन घूम गया उस दिन वही शहंशाह है। वनडे एग्जाम को देखोगे तो वनडे एग्जाम में
विचार करके थोड़ा खेलना होता है, क्योंकि आपके पास में 50 ओवर है। तो 50 ओवर में कभी कभी एक टीम अच्छा परफॉर्मेंस करती है शुरू में, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ शुरू में, 25 ओवर के बाद टीम ढह गई, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन टेस्ट जो है वो वास्तविक क्रिकेट है, इसमें बल्लेबाज की और बॉलर दोनों की अग्नि परीक्षा होती है कि कब तक टिक सकते हो। और ये पीसीएस है, ये टेस्ट है, इसमें वो आदमी विजय हासिल करता है जो लंबी परफॉर्मेंस कर सकता है, लंबे समय तक क्रीज पर रहकर टिक सकता है, रन बने ना बने, आपको विकेट नहीं देना है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पीसीएस और आईएएस के जो एग्जाम है उन्हें टेस्ट श्रृंखला बोला गया, टेस्ट बोला गया मतलब। और टेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पर कैंडिडेट की अग्नि परीक्षा होती है, ठीक है, अग्नि परीक्षा होती है। वहां कोई एक फॉर्मेट नहीं है कि आपको बल्ला घुमाना है। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज पर पकड़ बनाकर चलनी है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। अब देखो, एक और संस्था मैंने पहले आपको बताई है, हम इसी मुद्दे पर आएंगे लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं आना चाहते, पहले कुछ संस्थाएं समुद्र से संबंधित देख लेते हैं पहले। इन सब का काम क्या होगा, अगर इन सब की बात है हम करेंगे तो इन सब का काम वही है कि समुद्र के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए। तो एक संस्था जो है, और मैं आपको बताऊंगा, और मैंने पहले भी बता दी है, बस मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि आप अंधाधुंध पढ़े चले जा रहे हैं। पढ़ने का तरीका ये होता है कि चीज़ों को एक अच्छे से सेपरेट भी आप कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, समुद्री संगठन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं इसे शॉर्टकट में बोलूं तो मैंने पहले भी लिखा था IMO, बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र या समुद्री संगठन। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना जो हुई थी, इसको इस्टेब्लिश जो किया गया था, वो इस्टेब्लिश किया गया था इसको, देखो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में जेनेवा में। जेनेवा एक शहर है, कहाँ का? कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। देखिए, सुन लीजिए भैया, इसका मुख्यालय बनाया गया था कहाँ? मुख्यालय इसका जेनेवा में है या जेनेवा में नहीं है? तो इसका मुख्यालय मैंने बताया भी था लंदन में है, और लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है। जब 1948 में बना था तो इसका ये नाम नहीं था, इसका पूर्व नाम था, इसे कहते थे अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन। अंग्रेजी में इसको बोलते थे इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन।
कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टकट में इसको बोला गया था IGMCO। या IMCO 1982 तक। कब तक? 1982 तक। अब इसका मतलब ये हो गया कि देखिए 1982 तक तो इसको अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, देखो इसका नाम से समझ में आ रहा होगा, सलाहकार संगठन है ये था। और 1982 में इसका नाम बदल के कर दिया गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थान या समुद्री संगठन। अब चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई काम होता है। 3 महत्वपूर्ण काम है इसके। काम क्या हो सकते हैं भाई? देखो, पहला काम है जो समुद्री यातायात है उसे सुगम बनाना। अच्छा, समुद्री यातायात तो पानी वाले जहाजों से ही होगा ना, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुगम बनाना, मतलब वो आसान होना चाहिए। सुगम बनाना ये इसकी एक जिम्मेदारी है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, अगर समुद्रों में अगर पोत चलते हैं तो जाहिर सी बात है उसके एनवायरनमेंट पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। उस इफेक्ट को क्या करना है? रोकना है। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुगम बनाना है, मतलब उसको सुरक्षित बनाना है कि इंटरनेशनल जो भी समुद्री परिवहन है उनको दिक्कत ना हो, उसको सुगम बनाना है। और दूसरा काम यह है, देखिए दूसरा काम यह है समुद्री यातायात से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना। समुद्री प्रदूषण को रोकना, क्योंकि समुद्रों का भी पर्यावरण है, नहीं है? तो जब समुद्री यातायात बढ़ेगा तो उससे समुद्री पर्यावरण पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। तो वो नेगेटिव असर ना हो, इस चीज की भी निगरानी करनी है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ये विशेष एजेंसी है किसकी? तो यह एक बात और नोट कर लो, काम में नहीं है, अलग है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। विशेष एजेंसी है। अब यहां तक हमने देखा कि समुद्रों के संबंध में 4 संगठन इंपॉर्टेंट हो गए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है, जो कि पणजी में पड़ता है, 1966 में बनाया गया था। ठीक है, दूसरा संगठन हमने क्या पढ़ा? दूसरा संगठन क्या पढ़ा था? समुद्री जैव विविधता केंद्र। समुद्री जैव विविधता केंद्र हमारा कहाँ था? जामनगर में 2003 में बना था। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? दक्षिणी एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलंबो में। कब बना था ये? 1982 में। और चौथा संगठन हमने ये पढ़ा है जिसका नाम है समुद्री प्रदूषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है? ऐसे जब सवाल आपके सामने बनकर आएंगे तो उसके लिए आपके पास में ये डाटा होना चाहिए, ठीक है, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना वैसे 1948 में हुई थी जेनेवा में। दूसरी बात, मुख्यालय बनाया गया है लंदन में, जो कि ब्रिटेन में है। तीसरी बात, इसका जो पहला नाम था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन। 1982 में इसका नाम बदल दिया गया। काम क्या है? दो काम है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुगम बनाना है, सुरक्षित बनाना है। दूसरा इसका काम यह है कि उन समुद्रों में चलने वाले पोतों से जो समुद्रों के अंदर प्रदूषण होगा उसको रोकना भी इसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और ये किसकी एक एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की। क्लियर होगी बात? चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है हमारा समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण, प्रदूषण होने की वजह और बाकी चीजें। तो हम लोग जो है वो 2 मिनट पहले हम लोग जो है वो 2 मिनट चर्चा करेंगे और फिर चीजों को अपने नोट करने की कोशिश करेंगे। ये समुद्री प्रदूषण है। एक बात कही गई है कि मनुष्य के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का 1/3 हिस्सा समुद्र सोखते हैं। समुद्र सोखते हैं। समुद्रों में क्या है? जल है। और जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो एक कंपाउंड बनता है, केमिस्ट्री में आपने सुना भी होगा, कार्बोनिक अम्ल। जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मिलाकर बनाते हैं क्या? कार्बोनिक अम्ल। समुद्रों का जल कैसा है? खारा। और खारा जल है, जब उसमें CO2 मिलती रहेगी तो धीरे धीरे समुद्रों का जल जो है वो खारे से कैसा हो जाएगा? एक दिन उदासीन, और उदासीन से फिर बाद में क्या हो जाएगा? वो अम्लीय। कैसा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बहुत अच्छे अवशोषक जो है वो समुद्र है। लेकिन समुद्र की भी तो एक कैपेसिटी है, नहीं तो उसका क्लाइमेट, उसका एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। भाई जहां उसका जल खारा है, अगर उसके जल में उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे और अधिक मात्रा में मिलती रहे तो उसका जल अम्लीय हो जाएगा। और जैसे ही समुद्रों का जल अम्लीय होगा, क्या उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं जो क्षारीय वातावरण में रहना पसंद करते हैं, क्या वो अम्लीय वातावरण में रह सकते हैं? उनके अस्तित्व पर क्या है? सवाल खड़े होंगे नहीं होंगे? तो समुद्रों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो खराब होगा या नहीं होगा? बोलो, वो प्रभावित होगा या नहीं होगा? आप सब लोग जानते हैं कि कितना खरपतवार नाशक दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ ये किस में मिलाई जा रही हैं? जमीन के अंदर, खेती में। बरसात जब होती है तो खेतों का पानी छोटी छोटी नदी नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता नहीं पहुंचता? तो क्या उस रसायन का इस्तेमाल, क्या उस रसायन की मात्रा समुद्र में नहीं पहुंच रही? उससे वहां के जीवधारियों को नुकसान हुआ होगा या होता होगा या नहीं होता होगा? समुद्री प्रदूषण हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए कि नदियों के पानी के द्वारा और भी जो मिट्टी के अंदर रसायन है, बाकी चीजें हैं, समुद्र में पहुंचती हैं तो उससे भी नुकसान हुआ होगा। कितनी पॉलीथीन हम इस्तेमाल करते हैं और नदियों के माध्यम से वो पॉलीथीन समुद्र तक पहुंचती है, तो क्या वो समुद्र के पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती होगी, नहीं पहुंचाती होगी? ठीक है, इन सभी चीजों पर हमें चीजों को लिखना है, ठीक है, इन सभी चीजों को हमें समझना है, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान होता है। आप बताइए, इस सृष्टि में अगर हाथी की वैल्यू है तो चींटी की वैल्यू है। बस उस चैन श्रृंखला को समझने की जरूरत है। अब इंसान है इकल खुरा, वो चाहता कि वही रहे। सृष्टि में जो भी चीज है या जो भी चीजें थीं, उनके ना होने का हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। तभी तो कहते हैं कि जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम लोग? हैं? शेर को बचा रहे हैं, चीते को बचा रहे हैं, पेड़ों को बचा रहे हैं, मिट्टी को कटने से बचा रहे हैं। ये बताइए, ये मानव का अस्तित्व इन सब पर आधारित है या नहीं है? हर चीज का महत्व है। हालांकि हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो चीज जो है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ दे,
अगर किसी दूसरे के खेत में खड़ा हुआ पेड़ है तो आपको प्रत्यक्ष रूप से वो लाभ नहीं देगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी लाभ देगा। भाई अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, हमें उस पेड़ के फल खाने के लिए नहीं मिल रहे, हमें उसकी लकड़ी नहीं मिल रही, हमें उसके नीचे बैठने नहीं मिल रहा, तो एक काम तो वो जरूर कर रहा है, ऑक्सीजन छोड़ लिया नहीं छोड़ लिया। तो उस पौधे का उस पर्यावरण में जो ऑक्सीजन छोड़ लिया वो हमारे हिस्से में आएगी या नहीं आएगी? तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उसका योगदान हमारे लिए हमारे जीवन में है या नहीं है? ऐसी हर जीव का योगदान है, समुद्री जीवों का योगदान है। ठीक है, समुद्री पर्यावरण बहुत हद तक डिपेंड करता है, और ये सब पॉल्यूशन फैलाया है इंसान ने। और किस लिए फैलाया? अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि हर आदमी को इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक होना जरूरी है। सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती कि सरकारें ही करें, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे इतने बर्थडे मनाए जाते हैं, किसी एक बर्थडे पे एक पौधा हम भी रोपित करें। ठीक है, अगर हर बर्थडे पे नहीं रोपित कर सकते तो किसी एक बर्थडे पे करें। है कम से कम तुमने देखा होगा कुछ लोग जो है वो जो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, कौन, वैसे तो सभी मनाते हैं, लेकिन कौन सी वाली ज्यादा है? 10 साल हो गए दाम्पत्य जीवन में, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए। ये तो ऐसे पल होते हैं जहां आदमी जो है कुछ विशेष करता नहीं करता। तो आपने लाखों रुपए उस फंक्शन पर लुटाए हैं, अगर आप 10-20 रुपए के एक पौधे को लगा देते लाके और वो परवस्त होता है, तो इस क्लाइमेट में, इस इन्वायरमेंट में, इस पारिस्थितिकी में हमारा भी सकारात्मक योगदान हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ बातें। पहले देखिए, समुद्र जलवायु परिवर्तन के लिए, समुद्र जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए बफर जोन की तरह कार्य करते हैं। बफर जोन की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा उत्पादित 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है उसका 1/3 समुद्र भी सोखते हैं। और देखो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे भी सोखते हैं। बोलो, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते नहीं करते? लेकिन एक बात बताओ, जब आप पौधे काटते चले जा रहे हैं, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती चली जा रही है, तुम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते चले जा रहे हो, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की आधिक्यता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोलो, प्रकृति नहीं कहती कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मत करो, प्रकृति कहती खूब करो, जितना तुम्हारा मन करे उतना करो, लेकिन उसकी खपत के लिए पौधे भी तो लगाओ। प्रकृति माँ है, प्रकृति माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। वो तो ये कहती है कि खूब वाटर लेवल, जो जमीन के अंदर पानी है, खूब इस्तेमाल करो, बाल्टी भर भर कर नहाओ। ठीक है, लेकिन वो कहती है कि जब तुम पृथ्वी के नीचे से जल निकालते हो, उसका दोहन करते हो, तो उसका संरक्षण भी तुम ही करो। बोलो भाई, पृथ्वी के अंदर बारिश के पानी को अंदर भेजा जाएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? फिर आप इस्तेमाल करो। तो प्रकृति कभी देने से मना नहीं करती। अब देखो कितनी अच्छी बात है, समुद्र एक बफर जोन का काम करते हैं, क्योंकि वो इंसान द्वारा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होती है उसका 1/3 क्या कर लेते हैं?
सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए, समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार गृह का कार्य करते हैं। समुद्र CO2 के, CO2 तो समझ रहे हैं ना, CO2 के भंडार गृह का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। समुद्र ये समुद्रों की कैपेसिटी ये है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का वो अवशोषण करेंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, हर एक चीज की एक लिमिट है या नहीं है? कितना अवशोषित कर लेंगे? जितनी उनकी कैपेसिटी होगी वो उतना अवशोषित करना चाहेंगे कि उससे उनका पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित ना हो। समुद्रों के अंदर जो भी वनस्पति है, जो भी जीव जंतु रहते हैं, उनको नुकसान ना हो। ठीक है, देखिए, समुद्र में बढ़ती हुई चिंता किस बात की है? हमें चिंता इस बात की है कि समुद्र में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र की, यह समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। देखो, मैंने अभी एक बात बोली थी कि पृथ्वी मां है, वो कभी भी अपने संतान को निराश नहीं करती। अब यहां यह कहा गया है कि समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भी तो ना हो। तो चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता रहेगा तो वहां जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा? देखो, मैं एक बात आपको बताता हूं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जल होता है, अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो नतीजा होता है कार्बोनिक अम्ल। क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल का मतलब है एसिड। और आप जानते हैं कि समुद्र का जो जल है, जो समुद्री जल है, वो कैसा है? खारा, मतलब क्षारीय। भाई खारे को क्या कहते हैं हम? क्षारीय कहते नहीं कहते? तो एक बात बताओ, जब इस समुद्री जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी, तो समुद्र का जल जो आपको क्षारीय दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे कैसा होता रहेगा? इसका मतलब यह है कि समुद्रों में अम्लता बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। और अगर समुद्रों में एसिडिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं समुद्री जीवों को नुकसान होगा या नहीं होगा? समुद्री जीवों को नुकसान होगा। इसका मतलब यह हो गया कि समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र इफेक्टिव होगा और उसका असर फिर हम पे पड़ेगा। बोलो, तो इस लॉजिक को थोड़ा सा समझ कर चलें कि समुद्रों का जो जल है, अगर वो खारेस है, कैसा हो जा, अम्लीय हो जा, तो जो जीव क्षारीय माध्यम में रहना पसंद करते हैं, खारे जल में रहना पसंद करते हैं, क्या वो अम्लीय जल में रहना पसंद करेंगे? भाई, हम सब स्थलवासी हैं, नहीं है? हम सब स्थलवासी हैं। अब हमारा घर समुद्र में बन जा है तो क्या वो क्लाइमेट, वो जगह हमारे लिए अनुकूल है? नहीं है ना? भाई, मछली का जीवन पानी में होता, आप उसे कहो कि पानी से निकाल के स्थल पर डाल दो। भाई, मछली जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है या नहीं करती? और तुम कहो कि अरे जल में इतनी ऑक्सीजन कहाँ है? हमारे यहाँ वायुमंडल में है ना 21% ऑक्सीजन है। और एक मछली को पानी से निकाल कर जमीन पर रख दो, वो तड़पती है नहीं तड़पती? वो तड़पती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती। अगर कोई हमसे कहने लगे कि भाई साहब ये ऑक्सीजन की कमी से मर गई, मैंने कि बावला हो रहा, ऑक्सीजन की कमी से कैसे मर जाती? ऑक्सीजन है ना वायुमंडल में 21% है?
अरे भाई उसका जीवन जल पर डिपेंड करता है। ऐसे ही जो समुद्री जीव होंगे, क्या उनका जीवन समुद्री जल के खारेपन के अनुसार या समुद्री जल पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। और अगर समुद्री जल की जो संरचना है या जो उसका कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है, नेचर है, अगर वो बदल जाएगा तो जीवों पर कहीं ना कहीं क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। क्लियर होगी बात? देखिए और देखते हैं दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट हैं। बफर जोन आप जानते हैं, एक ऐसा जोन होता है, वैसे तो बफर जोन ये भी बोला जाता है, बफर क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, दो विरोधी तंत्रों के बीच का एरिया, दो प्रतिद्वंदी तंत्रों के क्षेत्रों के बीच का एरिया क्या कहलाता है? बफर जोन कहलाता है। बफर स्टेट भी बोलते हैं, है ना। दो पड़ोसी हो, एक इधर लड़ लिया हो, एक इधर लड़ लिया हो, हमारा घर बीच में हो, तो हम बफर जोन में है भाई, ठीक है। और हमारे जिम्मेदारी ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात यह है भैया, देखो अगर समुद्रों में CO2 में वृद्धि होगी, समुद्री जल के CO2 में वृद्धि, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जा तो इसका नतीजा क्या होगा? बोलो। जो समुद्र है, समुद्र में अम्लता बढ़ेगी, समुद्र में यह समुद्र की अम्लता में वृद्धि, समुद्र की अम्लता में वृद्धि। और ये क्वेश्चन सवाल ये पूछा गया है। अब ना कथन और कारण जैसे जो सवाल आते हैं, सुन लो, कथन और कारण आ जाते हैं, उन कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते नहीं आते। और कहेगा कि वो कथन सही है, कारण सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। ऐसे सवाल यहीं से बनते हैं। जैसे वो पूछेगा, वो उसने एक सवाल, एक कथन लिखा, उसने कथन लिखा कि समुद्रों की, हाँ, समुद्री या समुद्रों की अम्लता बढ़ रही है। ये स्टेटमेंट हो गया पहला। कथन हो गया समुद्र की अम्लता बढ़ रही है, ये स्टेटमेंट है। कारण उसने दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है। क्या लिखा उसने? कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में या मात्रा में वृद्धि हो रही है। कथन क्या है? कथन यह है समुद्रों की अम्लता बढ़ रही है या समुद्रों में अम्लता बढ़ रही है, ये कथन है। कारण उसने दे दिया, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब बताओ, उसने लिखा पहले में कथन सही है, कारण गलत है। बी में लिखा कथन गलत है, कारण सही है। तीसरे में लिखा न कथन सही है, सॉरी, तीसरे में लिखा कथन और कारण सही है, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। और डी में लिखा कथन और कारण सही है और कथन की व्याख्या कारण करता है। ऐसे सवाल आते हैं ना, तो क्या लग रही है आपको? बातें दोनों सही है, दोनों गलत है? दोनों बातें सही हैं और उसकी व्याख्या हो रही है, नहीं हो रही है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अगर बढ़ेगा तो समुद्र की अम्लता में, तो समुद्र की अम्लता में वृद्धि होने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है। कथन और कारण वाले ऐसे आते हैं, बच्चे कर नहीं पाते उनको, आप ऐसे ही सोल्व करोगे, ठीक है? हाँ, वो कह रहे हैं कि कथन और निष्कर्ष के सवाल इसीलिए तो मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको लॉजिक भी तो पता होना चाहिए। अब सुनो, देखो, अब हमें ये देखना है कि इस अम्लता का प्रभाव क्या पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, अगर समुद्रों में एसिडिटी बनेगी या बढ़ेगी, एसिडपन आएगा, तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो देखिए, जो समुद्री जीव जंतु हैं उन पर नेगेटिव असर होगा, नहीं होगा? जैसा आप जानते हैं प्रवाल होता मूंगा, कोरल, ये कहा जाता कि कोरल का रंग बदल जाएगा। कोरल का क्या हो जाएगा? रंग बदल जाएगा। उसे कहते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन।
प्रवालों का रंग उड़ जाएगा, उसे कहते हैं अंग्रेजी में कोरल ब्लीचिंग। तो प्रवाल विरंजन की घटना देखी जाएगी। मछलियां मर जाएंगी, मछलियां क्या होंगी, मर जाएंगी, मछलियों की संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं कि जो समुद्री जीव जंतु हैं उनमें हाँ कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे उनके कंकाल का निर्माण बाधित होगा, कंकाल में उनके कंकाल का निर्माण बाधित होगा, मतलब पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम करेंगे कल। ठीक है, याद रखें इस वाले पार्ट को हम कल करेंगे। अभी समुद्री, इसके 2 पार्ट इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप अच्छे से इन चीजों का रिवीजन कर लें। ठीक है, कल देखेंगे समुद्री अम्लता अगर बढ़ती है तो इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है।